हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वीरेश ने जैसे ही ये बात कही, उसकी नजर बीच में बैठी हुई वसुंधरा पर आकर ठहर गई, और इसके साथ ही वीरेश के मन में एक बहुत ही अलग सा एहसास जागा, क्योंकि वसुंधरा भी उसकी तरफ ही बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। बाकी सारे लोगों के वहां पर होने की वजह से वो दोनों आपस में कुछ भी बात नहीं कर पाए, लेकिन वीरेश ने उसकी तरफ देखकर हल्के से पलके झपकाकर इशारा किया, जैसे कि वो उसे इस बात का पूरा भरोसा दिलाना चाहता है कि उसके रहते उसे कुछ भी नहीं होगा। वसुंधरा को भी कहीं ना कहीं उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए वो भी काफी गौर से उसकी तरफ ही देख रही है। लेकिन तभी उसकी नजर वीरेश के दाएं हाथ पर पड़ी, जिस पर उसे खून बहता हुआ सा नजर आया, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर कोई गहरा सा जख्म लगा हो। और वो वसुंधरा को नजर आया तो उसकी आंखों में वीरेश के लिए फिक्र नजर आने लगी, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ भी बोल पाती से पहले ही वो बाहर चला गया। और जब वो मुड़कर बाहर गया तो वसुंधरा ने देखा वैसे ही जख्म उसकी गर्दन से होते हुए शायद उसकी पीठ पर भी थे, जो कि उसे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी दोनों बाजुओं पर ठीक उसी तरह के जख्म थे, और कुल मिलाकर 3 या 4 उस तरह के जख्म से खून रिस रहा था। वो जख्म वसुंधरा को नजर आए, लेकिन तब भी पर वीरेश इस तरह से उन लोगों से बात करके गया जैसे कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी और ना ही कोई तकलीफ हो रही है। लेकिन उसे महल के अंदर रहने के बावजूद भी ये जख्म कैसे लगे, ये बात वसुंधरा को समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर उसका तुरंत वीरेश के पास जाकर इस बारे में पूछने का मन कर रहा था, लेकिन वीरेश ने ही उस कमरे से बाहर जाने को मना किया था। वसुंधरा के अलावा कोई भी उसके जख्मों को देख नहीं पाया, और सिर्फ वसुंधरा की ही उस पर नजर पड़ी, और वो अभी भी दरवाजे की तरफ ही देख रही है जहां से वीरेश बाहर निकाल कर गया। तभी चंद्रिका ने एकदम से तेज आवाज में चिल्लाया, ये क्या है? नहीं रानी माँ, देखिए ये क्या हुआ है इस पत्थर को, ये इस तरह से क्यों चमक रहा है? चंद्रिका के थोड़ा तेज आवाज में चिल्लाने की वजह से वसुंधरा का ध्यान भी उसकी तरफ, और उसने देखा कि चंद्रिका के गले में पड़ा हुआ हरा पत्थर तेज रोशनी के साथ चमक रहा था, जो कि उसके गले में एक काले धागे में पड़ा हुआ था। और बचपन से लेकर आज तक उसके गले में वो पत्थर है जो कि आज तक के वो कभी भी नहीं चमका, या शायद चमक होगा तो उसने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि तब परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। सभी वसुंधरा ने अपने गले में पड़े हुए पत्थर पर अपना हाथ रखा, और फिर वो चंद्रिका के पत्थर की तरफ ही देखने लगी, और वसुंधरा ने सवालिया नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा, लेकिन उनमें से किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ राजा अपनी सेना के साथ महल के बाहर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरे युद्ध वाले अस्त्र शस्त्र कवच भी पहने हुए हैं, और राजा के साथ ही सेनापति, मंत्री और सिपाहियों की एक टुकड़ी भी खड़ी है। उसके अलावा बाकी सारे सिपाहियों ने महल को अच्छी तरह से घेर लिया है, और बाकी के सिपाही महल के दरवाजे में लगी उसे आग को बुझाने में लगे थे, जो कि लगभग आधी से ज्यादा बुझ गई है। लेकिन महल का वो दरवाजा काफी बुरी तरह से जल गया है, और वो दोबारा से खड़ा नहीं हो सकता। फिलहाल राजा और उन सभी को चिंता दरवाजे की नहीं, लेकिन महल की सुरक्षा की है। और तभी राजा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, जो और जाकर पता करो जो लोग हमला कर रहे हैं वो आखिर कौन है, और उन्हें तुरंत ही बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। महाराज, कोई होगा अस्तित्व में तब ना आप उसे सजा दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी दुश्मन नजर नहीं आ रहा है जहां तक मेरी नजर जा रही है। हमें तो पर यह समझ नहीं आ रहा कि वो लोग हमला कैसे और कहां से छुपकर कर रहे हैं। सेनापति की ये सुनकर राजा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, और वो थोड़ी सोच में पड़ गया। इसके अलावा सेनाओं की एक टुकड़ी उस तरफ गई जहां से उनके महल पर हमला हुआ था, और अभी भी लगातार महल की तरफ हमले होते उन्हें नजर आ रहे थे, जिसमें कि आग के गोले और तीरों की बौछार है। और उन तीरों की वजह से राजा के बहुत सारे सैनिक घायल हो चुके हैं, और बहुत सारे मर भी चुके हैं। इसके अलावा काफी सारे तीर उस महल की दीवारों पर आकर लग रहे थे, और राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उन महल की इतनी मजबूत पत्थर की दीवारों पर वो तीर आकर लगा कैसे रहे हैं, और आग के गोले से वो सभी बच रहे हैं। लेकिन महल के बगीचे में मौजूद सारे पेड़ पौधे उस आग की वजह से एकदम जलकर काले हो गए हैं, और आसपास का सारा लकड़ी का सामान भी धूं धूं कर जल रहा है। उन सब में आग लगी हुई है। राजा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा,
कहाँ से हमला हो रहा है? इतनी देर से तुम लोग ये भी पता नहीं लगा पाए दुश्मन हमारे महल से कितनी दूर है, ये बताओ। राजा ने गुस्से में चिल्लाते हुए ये बात कही तो उनका एक सिपाही उनके सामने झुककर बोला, महाराज, हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, आसपास कोई भी सेना नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि हमारे राज्य के अलावा किसी दूसरे राज्य का कोई एक सिपाही भी नहीं है। मंत्री ने भी इस बात का जवाब देते हुए कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है महाराज कि ये सारे हमले आखिर कहाँ से हो रहे हैं। वो लोग हमसे कितनी दूर पर हैं? हमने तो नदी के पार भी देखा और महल के दूसरी तरफ पीछे भी पहाड़ों पर जितनी जगह भी हम जा पाए हैं, इस 2 घंटे में हमने सारी जगह पर तलाश कर लिया है, लेकिन कोई भी राजा और कोई भी सेना हमें यहाँ पर नजर नहीं आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस गुप्तचर ने तो यही सूचना दी थी कि दुश्मन राज्य का राजा हम पर हमला करने के लिए सेना एकत्रित कर रहा है। तो फिर अगर ये उसका काम नहीं है तो फिर कौन कर सकता है ये? और ऐसे दुश्मन से हम कैसे बचेंगे जो कि नजर भी ना आ रहा हो? राजा के इन सवालों का जवाब इस वक्त किसी के पास भी नहीं था, इसलिए वो सब बस सिर झुकाकर खड़े रहे और एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। राजा भी बहुत परेशान था और तभी राजकुमार समर वहां पर आया और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमें लगता है जरूर वो लोग पहाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं और हमें उस तरफ जाकर देखना चाहिए। जंगलों के भीतर भी वो लोग छिपे हो सकते हैं। समर भी इस वक्त घोड़े पर सवार था, क्योंकि वो भी सेना के साथ आगे की तरफ गया था और वो भी एक योद्धा की तरह ही तैयार था। लेकिन उसने आकर ये बात कही तो राजा उसकी बात पर थोड़ा सोचने लगा और तभी उनमें से एक सेनापति ने कहा, नहीं राजकुमार, पहाड़ और जंगल दोनों ही महल से बहुत ज्यादा दूर हैं। वहां पर रहकर महल पर हमला करना नामुमकिन है, वो भी इतनी रात को। ये तो संभव नहीं हो सकता। राजकुमार समर ने गुस्से से सेनापति की बात का जवाब दिया, अच्छा, तो फिर जब यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है तो फिर क्या लगता है आपको, हवा में उड़ते हुए ये तीर हमारे महल तक पहुंचे हैं क्या? राजा ने उन दोनों के बीच बोलकर बात संभालते हुए कहा, अगर राजकुमार को लगता है तो सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में और दूसरी पहाड़ों की तरफ भेजो, क्योंकि जब तक दुश्मन नजर नहीं आएगा हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? जो भी छुपकर वार कर रहा, हमें उसे ढूंढकर बाहर निकालना है। कहानी जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राजा का आदेश सुनते ही उसका पालन किया गया, लेकिन तब तक महल पर होने वाले हमले जरा भी देर के लिए बंद नहीं हुए। लेकिन उन सब से बचने के लिए राजा के सैनिकों ने इंतजाम किया, क्योंकि बिना दिखे वार करने का तो कोई फायदा ही नहीं था। इसलिए वो लोग बचाव नीति पर ही ध्यान दे रहे थे। राजा ने सभी को आदेश दिया और खुद भी सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ महल के चारों तरफ का एक चक्कर लगाते हुए घोड़े पर सवार होकर चले और वो अपनी सेना की अगुवाई कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि सैनिकों ने आकर बताया था, दुश्मन का कोई भी नाम और निशान उनके महल के आसपास नजर नहीं आ रहा था और नदी के दूसरे किनारे पर महल इस तरह से बना हुआ था कि उस पर किसी का भी हमला कर पाना इतना आसान नहीं था। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, क्योंकि एक एक कर राजा के सैनिक मरते जा रहे थे और महल के सामने वाली नदी का पानी एकदम लाल हो गया था। वहां पर लगभग सैकड़ों सैनिकों की लाश तैरती हुई दिखाई दे रही थी और राजा की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लोगों की जान कैसे बचाए। कौन हो तुम? सामने आओ। इस तरह से सैनिकों की जान लेने से तुम्हारा मकसद पूरा नहीं होगा। तुम जो भी हो, अगर तुम में जरा भी हिम्मत है तो मेरे सामने आकर मुझसे बात करो। एक जगह पर रुककर राजा ने अपने चारों तरफ देखते हुए तेज आवाज में चिल्लाया और राजा के वहां पर रुकते उसके पीछे चल रहे सेनापति, मंत्री, सैनिक तभी रुक गए, क्योंकि और कुछ तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। राजा की आवाज के बाद वहां पर एकदम ही अजीब सा अंधेरा छा गया और अब तक जो आसमान नजर आ रहा था, अब वो भी एकदम जैसे काले अंधेरे से ढक गया। पहले ही रात का वक्त था और अभी उन्हें चारों तरफ से ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उन्हें देख रहा है और उनकी तरफ ही आगे बढ़ते हुए उन्हें घेर रहा है। राजा ने अपने चारों तरफ देखा तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस हुई और नदी के पानी पर भी हल्की सी बर्फ की परत जमने लगी और सबके हाथ पैर एकदम ठंडा हो गए। अचानक से इतनी ज्यादा ठंडक, उन लोगों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अब तक तो मौसम ठीक ही था। महाराज, ये क्या हो रहा है? अचानक से इतनी ज्यादा ठंड का बढ़ जाना तो बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। क्या करेंगे अब हम?
सेनापति अपने हाथ से घोड़े की लगाम को कसकर पकड़ता हुआ बोला, क्योंकि ठंड की वजह से घोड़े की भी हालत बुरी हो रही थी। तभी राजा ने देखा कि उसके आसपास मौजूद कुछ लोग हवा में एकदम से ही उठने लगे और वो लोग तेज आवाज में मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि वो लोग ऐसे हवा में तैर रहे थे। राजा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आगे हैरानी से बड़ी हो गई। अपने लोगों को मुसीबत में पड़े हुए देखकर राजा ने फिर से इस तरह तेज आवाज में ललकारते हुए कहा, कौन हो तुम? सामने आओ। इस तरह से हमारे सैनिकों और निर्दोष लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हारा क्या मकसद है? तुमने इस वक्त मेरे महल पर हमला क्यों किया और कौन हो तुम? राजा को भी अब डर लग रहा है, क्योंकि आसपास के वो लोग जो अब तक हवा में तैर रहे थे एकदम ही जमीन पर गिरे। उनके सर फट गए और उनके सर से खून निकलने लगा। वो सब बहुत ही दर्द भरी आवाज में चीख और चिल्ला रहे हैं। उनके आसपास मौजूद कुछ सैनिक उनकी मदद के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि उनके आसपास का रास्ता जैसे एकदम ही बंद हो गया था और उनको चारों तरफ एक काला घेरा सा नजर आया, जो कि छोटा होता जा रहा था। और जैसे ही वो घेरा उनके नजदीक आ रहा था, उन सब लोगों को एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। इसके अलावा ठंड भी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन सभी को अपने हाथ पैर जमते हुए से महसूस हुए और सबने राजा की तरफ आस भरी नजर से देखा। राजा की भी ठंड और घबराहट से बुरी हालत थी, लेकिन अब तक उसे ये समझ में आ गया था कि ये सब जरूर उन्हें कई शैतानी शक्तियों का किया धरा है और अब शायद वो शक्तियां पूरी तरह से जागृत और शक्तिशाली हो गई हैं। दूसरी तरफ जंगल के बीच बना आश्रम। रात के उस वक्त भी आश्रम में सारे शिष्य नहीं सोते हैं, क्योंकि कुछ अपने ध्यान में लगे होते हैं और कुछ पहरा देने में। कम उम्र वाले शिष्य जो कि बस कुछ दिनों पहले ही वहां पर आश्रम में आए होते हैं और उन्हें इतना काम और परिश्रम करने की आदत नहीं होती, वो लोग ही थककर रात के वक्त सो जाते हैं और बाकी सारे रक्षकों को अपनी नींद पर काबू पाना भी सिखाया जाता है, जिससे उनके काम के बीच कभी भी नींद बाधा ना बने। अभी वो लोग इसी सब का अभ्यास कर रहे हैं, तभी उन्हें जंगल में अंदर की तरफ आते हुए सैनिक नजर आए और उन लोगों को इतना तो पता है कि राजा उनके आश्रम पर बेवजह हमला नहीं करेगा, क्योंकि उनके गुरुजी महात्मा राजा की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तो हुआ है, इतना उन लोगों को समझ में आ गया था, क्योंकि वो सारे सैनिक जैसे जंगल में किसी को इधर उधर ढूंढ रहे थे और घोड़े पर इधर से उधर भाग रहे थे। उन सैनिकों को इस तरह से परेशान हाल बेहाल देखकर वहां आश्रम के कुछ शिष्य और योद्धा निकलकर वहां पर आए और उन्होंने एक सैनिक को रोककर उससे इस बारे में पूछा, तो सैनिक ने उन्हें बता दिया कि महल पर हमला हुआ है और दुश्मन उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा। वो लोग उस दुश्मन को ही ढूंढ रहे हैं। उन सैनिकों की ये बात उन लोगों को बहुत ही बेवकूफ़ी भरी लगी, क्योंकि अगर कोई दुश्मन नजर नहीं आ रहा है तो फिर भला वो हमला कैसे कर सकता है। लेकिन फिर तभी उन लोगों का ध्यान दूसरी तरफ गया और उन सब ने आपस में एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, बिना नजर आने वाला दुश्मन तो एक ही हो सकता है। सेनानायक वैभव की बात सुनकर उसकी तरफ ही देखने लगा। उन लोगों की ऐसी बातें सेनानायक और सिपाहियों की समझ से परे थी। वैभव ने आपस में सक्षम, शिवानी और बाकी 2-3 लोगों से बात की और फिर सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा। सक्षम, वैभव और उनके सारे दोस्त भी उन सैनिकों की मदद के लिए तैयार हो गए और इस वक्त उनके गुरुजी वहां पर आश्रम में नहीं हैं। किसी और वजह से उन्हें शाम को ही यहां से जाना पड़ा, लेकिन फिर भी वो लोग मदद करने के लिए हमेशा ही जा सकते हैं। इस बात के लिए उन्हें कभी भी गुरुजी या कोई भी मना नहीं करता। वो लोग वहां से सैनिकों के साथ महल की तरफ जाने के लिए निकल गए और रास्ते में वैभव के दोस्त सक्षम ने उससे पूछा, यार अगर सच में महल पर ऐसी कोई मुसीबत आई है या राजा पर, तो इस बार वीरेश ने हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? वैभव ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो हमें मदद के लिए बुला सकता था और वो वहां पर अकेला होगा और ऐसे में उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जहां तक हम उसे जानते हैं वो अपने अलावा बाकी सबको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। कहानी जारी रहेगी। वीरेश ने आश्रम में रक्षक दल के अपने दोस्तों के पास मदद के लिए संदेश क्यों नहीं भेजा? कौन सी काली शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं कि रक्षक, और क्या इस बारे में वो राजा को बताएंगे? क्यों हुआ है महल पर यह हमला
और क्या हो सकता है इसके पीछे का मकसद, जानने के लिए पढ़ते रहिए।